जय हिंद दोस्तों। जितने भी विद्यार्थी 2024 में मैट्रिक के एग्ज़ाम देने वाले हैं और 2024 में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो अभी से आप लोग कड़ी से कड़ी मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए और अभी से आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना स्टार्ट करिए। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको साइंस के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसको अच्छे से याद करना, वीडियो को लास्ट तक देखकर। ठीक है, ये पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और डेली अगर टेस्ट भी आप लोग देना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। हफ्ते में एक बार टेलीग्राम पर हम टेस्ट लेते हैं। ठीक है, अगर टेलीग्राम नहीं चलाते हो तो टेलीग्राम आप लोग डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, वो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए टेस्ट देने के लिए। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखो पहला नंबर क्वेश्चन है आपका कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। एक्चुअली में दोस्तों ये अगर आप लोग चैप्टर पढ़ चुके हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हो तो अब आप इसे डायरेक्ट याद कर लो। ठीक है, तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। क्या याद रखना, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या जो होती है ना वो 2 होती है, आप लोग 2 याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सतह। देखो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना वो हमेशा काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है, और काल्पनिक को हम लोग आभासी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को गौर से देखो, आभासी और सीधा। आभासी का मतलब हुआ काल्पनिक और काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा। तो आप लोग याद रखना समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा बनता है, आभासी को काल्पनिक भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसको याद रखना आप लोग, आंसर बी नंबर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, आंख व्यवहार होता है। देखो हमारा जो आंख होता है वो किस तरह व्यवहार करता है। देखो आपसे अगर कोई पूछेगा, नहीं तो एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग बता देना कि हमारा जो आंख है वो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस आपको आगे पढ़ाएंगे, अवतल उत्तल लेंस पढ़ाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो आंख जो है वो हमारा उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। आप लोग अभी से स्टार्ट कर दीजिए याद करना। ठीक है, अच्छा मार्क्स आएगा इस बार तो सभी लड़के ने गर्दा मचा दिए हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि अगला साल आप भी 450 प्लस का टारगेट रखकर पढ़ाई करें। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर प्रश्न कहता है ना कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए उपयोग होता है। देखो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग एक प्रिज्म का उपयोग करते हैं, एक प्रिज्म का, जो आंसर आपको डी नंबर में मिल जाएगा। ठीक है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो एक प्रिज्म का उपयोग करते हैं। और याद रखना कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ देता है कि एक प्रिज्म में प्राय कितने सतह होते हैं, तो आप बता देना एक प्रिज्म में प्राय 5 सतह पाए जाते हैं। ठीक है, एक प्रिज्म में 5 सतह होते हैं और स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। नहीं उत्तल लेंस अवतल दर्पण की नहीं, बल्कि एक प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। ये हमेशा आप लोग याद रखना, भूलना मत। ठीक है, अगर भूल जाओगे तो इस वीडियो को डाउनलोड कर लो। ठीक है, और सब लोग लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, आपको ऐसा ही वीडियो मिलता रहेगा, हर सब्जेक्ट का आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो को डाउनलोड ही कर लेना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन से देखो, अगला क्वेश्चन आपका है 5 नंबर। देखो जी 5 नंबर प्रश्न कहता है ना, रेटिना पर किस वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। देखो जी कभी कभी आपके एग्जाम में ना क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछता है, ऐसा पूछता है कि किसी भी मनुष्य के रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो आप लोग बताना उल्टा तथा वास्तविक बनता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ही कह दिया कि रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। देखो तो वो आम नेत्र के द्वारा बनता है, हम जैसे लोगों के आंखों में बनता है। जैसे कि हम मान लेते हैं आम नेत्र, यहाँ इसका आंसर क्या होगा, आम नेत्र होगा। तो आम नेत्र का मतलब समझते हैं ना, दूसरे मतलब कि व्यक्ति के नेत्र। ठीक है, जैसे कि रेटिना पर किस वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है, तो किसी मनुष्य के द्वारा बनता है, किसी मनुष्य के द्वारा ही उसके आंखों पर यानी कि आंखों के रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना आम नेत्र के द्वारा। ठीक है, तो इसको हाँ चलो ठीक है, बड़ी बढ़िया। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोस्तों बनाने के लिए सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल्स पर जाना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है आपको बोर्ड एग्जाम में हर साल। क्वेश्चन है कि एक विद्युत बल्ब पर रेटिंग है 220 वोल्ट और 100 वाट, इसके फिलामेंट का प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। तो बहुत लोग आपको कंफ्यूज कर देंगे, आप ट्यूशन कोचिंग में भी पढ़ते होंगे तो बहुत लोग बता देंगे, बहुत लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। ठीक है, आपको फार्मूला याद रखना होगा। ठीक है, जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ उसको हमेशा याद रखना, इस पर जब भी प्रश्न आएगा तो आप लोग बता देना। खासतौर यही हुबहू प्रश्न आता है। ठीक है, एक फार्मूला होता है P बराबर V²/R, एक फार्मूला होता है। ठीक है, होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम P का मान देखो, यहाँ पर कितना दिया 100 दिया है, तो P का मान 100 रखेंगे बराबर में
v का मान कितना दिया, देखो 220 दिया है, तो 220 का हम होल स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर हो गया, और बाटा में क्या हो गया जी, बाटा में आपका r हो गया कि नहीं। अब देखो ये 100 है तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू में 220 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 22 गुणे 22 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 10 का स्क्वायर यानी कि 100 हो जाएगा, ठीक है। एक बार करके देख लेना। अब बाटम नीचे क्या हो जाएगा, बाटम नीचे r हो जाएगा, तो 100 से 100 कट जाएगा और r इधर आएगा, और 22 में गुणा करेंगे ना तो 484 ओम प्राप्त होगा। आप लोग कॉपी पर बना लेना, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, कॉपी पर बना के जरूर टेस्ट करना कि क्या सर जो बताए वो सही है। P बराबर होता है v²/r, इस फॉर्मूला पर बनाना, 484 ओम r का मान मिल जाएगा। अगर यहाँ से आप r का मान निकालेंगे ना तो r बराबर v²/p हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, और आराम से बनाइएगा तो ये आपका मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जी कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। देखो जी, विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग वोल्ट मीटर के नाम से जानते हैं। वोल्ट मीटर जो यहाँ पर आपको दे दिया गया है बी नंबर में, ठीक है। तो बी नंबर वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है, वोल्ट मीटर के नाम से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन से 8 नंबर प्रश्न है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है जी, तो वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम, जिसको इंग्लिश में हम लोग सीरीज बोलते हैं, सीरीज, ठीक है। एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में हम लोग जोड़ते हैं साधारण तौर पर, ठीक है। चलो इसको याद रखना, ठीक है। अभी से आप लोग एकदम तगड़ा कर दो, याद करना, ठीक है, याद करने की कैपेसिटी रखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन से 9 नंबर कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है जी। क्वेश्चन से विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। देखो इसमें का 2 क्वेश्चन पूछता है, कभी पूछता है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो कभी पूछता है डायनेमो परिवर्तित करता है। तो डायनेमो और विद्युत मोटर में बहुत फ़र्क होता है, आसमान और धरती का फ़र्क होता है जी। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है तो आपका आंसर होगा बी नंबर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगा, ये आपका आंसर होगा। लेकिन अगर कहेगा जनित्र परिवर्तित करता है तो बता देना ए नंबर वाला, यांत्रिक को विद्युत में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का, रियली आंसर होगा बी नंबर वाला, ठीक है। भूलना मत, अगर कोई भी इस क्वेश्चन का आंसर गलत काटे तो आप हमसे बता देना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो जी अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि विद्युत फ्यूज बचाता है। विद्युत फ्यूज बचाता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो इसका आंसर ए बता देते हैं, बहुत लोग हैं जो इसका आंसर बी बता देते हैं, लेकिन एक्चुअली में उन लोगों को यह पता नहीं होता है कि विद्युत फ्यूज बचाता है इसका मतलब क्या हुआ। देखो विद्युत फ्यूज बचाता है इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके घरों में ज़्यादा करंट प्रवाहित हो रहा है, जैसे कि नहीं होता है सर्किट होता है तो आपके घरों में दुर्घटना हो जाती है, आग लग जाती है, ठीक है, वो क्या होता है, वो शॉर्ट सर्किट के कारण होता है। और शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब उस तार से ज़्यादा करंट प्रवाहित होती है ना तो तार शॉर्ट खा जाता है, तार गल जाता है। तो विद्युत फ्यूज क्या करता है ना, उस समय जो ज़्यादा करंट प्रवाहित होता है ना उस समय यही बचाता है, यही कंट्रोल करता है विद्युत फ्यूज। अगर आप अपने घर में मतलब कि बहुत सारे मतलब वायरिंग का काम किए होंगे, ठीक है, बल्ब वगैरह जलते होंगे तो देखे होंगे कि आप अपने मेन बोर्ड में एक फ्यूज लगाते होंगे, फ्यूज, ठीक है, फ्यूज लगाते होंगे ना, तो ठीक है, हाँ उसी वही फ्यूज जो होता है ना वो आपको बचाता है। अगर किसी भी मतलब कि तार में ज़्यादा करंट प्रवाहित होती है और तार शॉर्ट सर्किट होता है ना उस समय यही बचाता है। तो उस समय ए भी होगा और बी भी होगा। अतिभारण में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से भी बचाता है और साथ में लघु पतन बहने वाले उच्च धारा के खतरे से भी बचाता है। तो इसका आंसर देखो जी सी नंबर वाला होगा, दोनों से बचाता है, बिल्कुल होगा, अतिभारण और लघु पतन दोनों इसका आंसर होगा, सी नंबर होगा इसका आंसर, ठीक है। अगर कोई भी पूछे तो बता देना कि जब करंट ज़्यादा प्रवाहित होती है किसी भी तार से तो देखते हैं आप लोग तार शॉर्ट हो जाता है, तार गल जाता है, धुआं हो जाता है, उसी समय यह मतलब कि कंट्रोल करता है विद्युत फ्यूज, ठीक है, उसको ना होने दे इसलिए वो लगाया जाता है विद्युत फ्यूज, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपका है 11 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। देखो जब विद्युत धारा उत्पन्न होता है उस युक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, तो जनित्र बोलते हैं। सब लोग याद रखना क्या बोलते हैं, जनित्र उसको बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, जनित्र बोलते हैं, इसको याद रखना ए नंबर वाला, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग खुद दे सकते हो, अगर आपको नहीं भी पता होगा तो दे सकते हो, रियलिटी,
ठीक है। देखो ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लिए तो एक बार ऑप्शन को भी पढ़ लो, ऑटोमेटिक आपको आंसर पता चल जाएगा। ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। कोयला, सूर्य, जल, परमाणु। अब आप लोग सोचोगे कि यार हमको लगता है कि इसका आंसर सूर्य होगा, क्योंकि सूर्य से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। सूर्य से बड़ा तेज रोशनी देने वाला, सूर्य से बड़ा मतलब कि धूप देने वाला और कोई हो ही नहीं सकता। सबसे मतलब कि ज़्यादा टेम्परेचर सूर्य के ही ना है। तो समझ लो कि कोयला, जल, परमाणु इसके आगे नहीं है जी। तो आंसर होगा आपका सी नंबर। आप समझ गए ना। चलो वेरी गुड। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है जी, पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग। देखो जी ये लिमिट है और आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। पवन चक्की में उपयोगी विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का जो न्यूनतम वेग होता है ना, वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा, जो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। देखो थोड़ा अच्छे मार्क्स लाना है तो थोड़ा अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगर अभी से आप थोड़ा भी मेहनत करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ ना आप टॉपर लिस्ट में आ सकते हैं। लेकिन ऐसा बच्चा नहीं करता है, ठीक है। जो करता है वो आ ही जाता है। अगर आप अभी से मेहनत करोगे ना, कितना भी कमज़ोर हो, आप देख लेना 430, 440, 450 प्लस आपका नंबर आ ही गा। और इस बार तो मतलब कि जितने भी लड़के मेहनत किए थे सबका नंबर अच्छा आया था, बहुत अच्छे नंबर लाए थे सभी स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर। आप लोग याद रखना और आप लोग भी कोशिश करना, अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। इसलिए तो मैं टेलीग्राम आप लोगों को दिया हूँ, ताकि आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सके और अपने ब्रेन का टेस्ट ले सके कि मैं कितना पढ़ा हूँ, कितना पानी में हूँ। इसलिए हफ्ते में एक बार टेस्ट होता है, जाकर आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। टेलीग्राम प्ले स्टोर से डाउनलोड करना, आपके व्हाट्सअप जैसा ही वो भी एक एप्लीकेशन है, ठीक है। अच्छा एप्लीकेशन है, एजुकेशन के लिए वो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है, ठीक है। उसको डाउनलोड कर लेना और उसके डाउनलोड करने के बाद जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ ना, उस पर क्लिक करके आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो देखो 14 नंबर क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट जब दो भागों में मतलब कि टूटा है ना, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया। और पूछ रहा है कि अब किस प्रकार की अभिक्रिया। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे ना, ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन, मैं मानता हूँ कि केमिस्ट्री सबसे बोरिंग सब्जेक्ट होती है। केमिस्ट्री में बहुत लोग बोरिंग महसूस करते हैं, यानी कि नहीं समझ में आती उन लोगों को। लेकिन कोई बात नहीं, ये छोटा मोटा क्वेश्चन तो आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। जब मैं डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाऊंगा ना, अभी 2-4 दिन के अंदर आप लोगों को मैं डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाऊंगा, ठीक है। डिजिटल बोर्ड पर तो मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन गर्दा मचा देंगे पढ़ाएंगे तो, ठीक है। क्योंकि मैथ सब्जेक्ट बहुत ही लड़के का कमज़ोर है, ठीक है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैथ में कोई बंदा कमज़ोर रहे। अगर मैथ अपने आप को मजबूत कर ले तो ना, तो उसके पीछे पीछे जितना भी सब्जेक्ट है आपका वो ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा, ठीक है। मैं यही चाहता हूँ, ठीक है। तो कृपया आप 2-3 दिन वेट करिए, ठीक है। उसके लिए आप लोग कमेंट में राय दीजिए कि आपके लिए क्या राय है, ठीक है। तो देखो इसका आंसर होगा अपघटन। अपघटन के एक और नाम देते हैं विघटन, ठीक है। अपघटन को हम लोग विघटन भी बोल सकते हैं, क्योंकि अपघटन या विघटन दोनों का एक ही मतलब है। अगर आप अगर अपघटन याद रखेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर विघटन नाम देंगे ना तो आप समझ जाएंगे विघटन का मतलब हुआ बटना। तो देखो जब कोई पदार्थ अकेले होता है और वो टूट कर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों में बदल जाता है ना, तो उसे हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहते हैं या विघटन अभिक्रिया करते हैं। लेकिन वही पदार्थ अगर 2 पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है ना, तो उसे हम लोग संयोजन कहते हैं। अगर इसको इधर ला दिया जाए और इसको इधर ला दिया जाए तो वो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। देखो मैं आपको एक ट्रिक दिखाता हूँ। ये आपका है क्या है, ये आपका अपघटन है, ठीक है। अपघटन अभिक्रिया है। लेकिन अगर CaO प्लस CO2, ठीक है, ये अभिक्रिया करके एक अकेले पदार्थ का निर्माण करता है ना, ये आपका संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों उल्टा क्वेश्चन करके पूछता है। मैं आपको अभी बता देता हूँ, एक्चुअली में जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा ही, ठीक है। लेकिन आपको अभी से मतलब कि मैं बताना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है 15 नंबर। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये श्वसन जो है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसमें हजारों लड़के गलती कर देते हैं, जबकि कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्या होती है जी, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती है। लेकिन बहुत लड़के क्या बोलते हैं, इसको उपचयन बोल देते हैं। देखो भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया, वो उपचयन होगा। लेकिन यहाँ पर श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी के अलावा और कोई नहीं हो सकता। अगर आप गलती याद करेंगे तो एग्जाम में भुगतना आपको पड़ेगा वो 1 नंबर। और एग्जाम में 1-1 नंबर के लिए लड़के तरस जाते हैं।
एक नंबर के लिए कोई सेकंड हो जाता है तो कोई एक नंबर के लिए फेल भी हो जाता है, इसलिए एक नंबर में मायने हैं हम लोगों के लिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको 15 क्वेश्चंस बताया, ठीक है। अब इसके बाद से कौन सा सब्जेक्ट का आप लोग थोड़ा मतलब कि ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट देखना चाहते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और तो मैं आपको लिए तो हमेशा हाजिर हूँ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, सभी विद्यार्थी लोग, ठीक है।